दोस्तों आज के समय में बालों का टूटना, बालों का झड़ना और गंजापन एक आम समस्या से हो गई है और आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों में ये समस्याएं आ रही है। इसके साथ जो है एक परेशानी भी है, ऑप्शन भी है। ऑप्शन ये आया कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट जो सफल है तब मानी जाती है जब आप एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और इस पर विचार मंथन करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। अच्छे तरीके से सब कुछ अगर सही रहा तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन ये भी अगर बढ़िया एक्सपर्ट मिला तो ही। इसके बीच में एक चीज होता है कि तरीका आपकी कैसी है, उचित जो दवाई है, जांच है, वो सही हुआ या नहीं हुआ। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। इसलिए बात हो रही है कि हाल ही में आपने एक केस देखा होगा, एक दो केस जो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से दो की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट से मौत कैसे होगी, और मैं भी यही सोच रहा था और इसी वजह से हमने डॉक्टर रवि सर को जोड़ा है न्यूज तक में। और इस सप्ताह हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो सर, ये क्या, सबसे पहला सवाल तो यही हमारा बनता है कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट इतना डेंजरस है कि जान भी ले सकता है इंसान की? हेयर ट्रांसप्लांट डेंजरस नहीं है, लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर है ना, कौन से भी हम्म, सर्जिकल प्रोसीजर्स में रिस्क हम्म, हो सकता है। और दूसरा, हम्म, अगर एक डॉक्टर 10,000 पेशेंट पे ऑपरेट करता है, तो हम्म, किस पेशेंट को परेशानी हो सकती है एनेस्थेटिक इंजेक्शन से, उसको कोई ऐसी दूसरी मेडिकल बीमारी हो सकती है जिसके बारे में अब तक पता नहीं चला हो, तो वो हम्म, भी चीज़ें होती है ना। आपने ये बात कही कि एक्सपर्ट से करना चाहिए, ओके। हम्म, तो क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का एक्सपर्ट कहोगे? वो बैटिंग का एक्सपर्ट है ना, लेकिन क्या हम्म, कभी-कभी वो ज़ीरो पे आउट हुआ है? हुआ है ना। तो किसी राइट। भी बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप गए, तभी जी। संख्या शास्त्र है ना, कभी-कभी हम्म, प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर हम्म, ट्रांसप्लांट अच्छा हम्म, ऑप्शन है। हम्म, और दूसरा क्या है ना, हेयर हम्म, ट्रांसप्लांट का, इसमें बहुत इंडिया में क्या होता है, जब न्यूज़ आती है किसी की मौत हुई, तो चलो ये हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे दौड़े। 2-3 जी। सब मीडिया साइकिल चला दिया, तब तो हम्म, कोई बस से गिर गया, तो फिर बस के पीछे दौड़ गए, तो वो बस हम्म, छूट गई तो ट्रेन में चढ़ गए, ऐसा हमारा हम्म, होता है, भाग-दौड़ बहुत होती है, बैठ के कभी सोचते नहीं। अभी हेयर ट्रांसप्लांट का फंडा एकदम सिंपल है, हमने हम्म, एलोपेशिया, हेयर जी। लॉस पे भी एक शो किया था। जी। 1 मिनट भी बोल देते हैं, ज़्यादातर हम्म, हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी मर्दों हम्म, में होती है। औरतों हम्म, में भी हो सकती है, लेकिन हम्म, ज़्यादातर 99% मर्दों में होती है और हम्म, मेल पैटर्न हेयर लॉस में होती है। ये जो हम्म, एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस, जी। उसके हम्म, 2 टाइप होते हैं, हम्म, स्कारिंग और नॉन हम्म, स्कारिंग। हम्म, स्कारिंग में भी कर सकते हैं, बट बहुत रेयरली। स्कारिंग मतलब लूपस है, कोई इन्फेक्शन है। नॉन हम्म, स्कारिंग के 2-3 टाइप होते हैं। एक हम्म, होता है एलोपेशिया एरियाटा, जो हम्म, होता है एकदम से स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसको हम्म, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं। हम्म, दूसरा होता है मेल पैटर्न, जो जैसी उम्र बढ़ती है तो ऐसा मर्दों में होता है। ये जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो जाती है और यहाँ पे जो हेयर है वो चले जाते हैं, यहाँ पीछे के बाल रह जाते हैं। हम्म, तो ये जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, वैसा जी। भी औरतों में भी होता है, जिसको फीमेल हम्म, पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ज़्यादातर सर्जरी हम्म, मेल पैटर्न हेयर लॉस की होती है। मेल हम्म, पैटर्न हेयर लॉस के लिए 3 ट्रीटमेंट है। हम्म, एक दवा लगा सकते हैं, ठीक एक है। दवा मुँह से खा सकते हैं और हम्म, तीसरा सर्जरी कर सकते हैं। हम्म, एलोपेशिया पे हमने पूरा शो कर दिया। अभी वही जी। बात दोहराने में कोई पॉइंट नहीं है। लोग जी। चाहे तो वो शो दे सकते हैं। आप यहाँ पे आप हम्म, उसकी लिंक डाल दो। जब हाँ, ये मैं लिंक प्रोसेस कमेंट कर करोगे, दूंगा जी। तो वो अपना यूट्यूब इंटरव्यू था उसकी लिंक डाल दो। आज हम्म, सिर्फ हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करेंगे। वो जी। ज़्यादातर मेल पैटर्न हेयर लॉस में किया जाता है और वो काफ़ी सेफ और सुरक्षित है अगर अच्छे हाथ में किया तो। सर, इसमें ये भी है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो अब ये बनता है कि चलिए डेंजरस नहीं है, लेकिन ये कौन करा सकता है? उसके लिए कोई मतलब टेस्ट जो होती है तो कोई ऐसे रैंडमली तो कोई भी नहीं उठ के करा लेगा उसको टेस्ट में, जाँच में, कि पता चले कि नहीं, 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 ऐसा इसका। कोई उसका स्पेसिफिक जाँच नहीं होता। अगर कोई और ये हुँ, जैसा हम औरतों के सौंदर्य की बात करते हैं, जी, वैसे बाल मर्द के सौंदर्य का अहम हिस्सा है, यू नो। जी। तो हुँ, वो वो कहते हैं कि आदमी की पहचान सूरत से नहीं सीरत से होती है। हुँ, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो हम सीरत के पीछे ही पड़े हैं ना, राइट? या हुँ, 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 तो आप सूरत से आए हो या सातारा से आए हो, सीरत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, हम सूरत पे चले हैं ना। तो हुँ, बाल बहुत अहम है मर्दों के लिए। ये मर्दों का हुँ, जिसको हम पर्सनल वेल बीइंग बोलते हैं, का हुँ, इमोशनल हेल्थ होता है,
उसके हुँ, लिए बाल बहुत अहम है। तो अगर किसी मर्द के बाल कम होते हैं, घटते हैं, हुँ, तो हुँ, पहले ये जाँच करवा लें, किसी हुँ, अच्छे स्किन डॉक्टर या किसी अच्छे फैमिली डॉक्टर के पास कि ये हुँ, किसकी वजह से हो रहे हैं। क्या हुँ, लूपस है? क्या कोई इन्फेक्शन है? क्या कोई हुँ, केमिकल है? जैसा वो बुल्ढाना में वायरस कह रहे थे ना, टक्कल हाँ, वायरस, महाराष्ट्र हाँ, में आया था, गंजा वायरस, क्या कुछ हुँ, ऐसा है? हुँ, ज़्यादातर केसों में ज़्यादातर केसेस में ये हुँ, एकदम सिंपल मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। वो जवानी में भी चालू हो सकता है, ज़्यादातर मिडल एज में आता है। हुँ, अगर ऐसा मेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसका हुँ, डायग्नोसिस कन्फर्म है, तो हुँ, देखो ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर तो ऐसा मेडिकल डॉक्टर है नहीं, तो वो हुँ, कुछ ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला नहीं है, ईकेजी-वीकेजी निकालने वाला नहीं है, कि आपको राइट, कोई हार्ट की बीमारी है क्या, ये है क्या, वो है क्या, वो तो आपका दूसरा डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है? हाँ, राइट, तो जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसके हुँ, ट्रीटमेंट के लिए हम मुँह से हुँ, यहाँ एक दवा लगा सकते हैं, हुँ, राइट? हुँ, और वो दवा मुँह से भी ले सकते हैं, ओके? और ठीक है, एक जो दवाई है, जिसको हम हुँ, अ, जैसे फिनेस्टेराइड टाइप ऑफ दवाई है, हुँ, जो अ, हार्मोन का मात्रा ह्यूमन बॉडी में चेंज करती है, वो हुँ, कर सकते हैं, लेकिन वो हमने एलोपेशिया में कवर किया है। तो आज हुँ, ऐसा सोचते हैं कि वो हुँ, आदमी ने सब कुछ ट्राई किया है, ओके? हुँ, जो हुँ, ट्रीटमेंट है, वो लोकल ट्रीटमेंट है, मुँह से खाने हुए ट्रीटमेंट है, वो ट्राई किया और नहीं चल हुँ, रहा है। मैं हुँ, टिपिकली ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन हुँ, दोस्त के हैसियत से वो जो लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं स्काल्प जी, के लिए, मैं उसके हुँ, खिलाफ हूँ। मैं उसे रिकमेंड नहीं करता मेरे पेशेंट्स हुँ, को। तो हुँ, अगर किसी पेशेंट ने डिटरमिन किया कि उसको हुँ, हेयर ट्रांसप्लांट करना है, हुँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर करना उसने डिसाइड किया, तो हुँ, वर्ल्ड में कई जगह पे होता है। मतलब अमेरिका में किया तो उसका कॉस्ट आएगा कुछ 18 लाख, 18 लाख से हाँ, 25 हाँ, लाख अमेरिका में कॉस्ट आता है। टर्की में किया तो 7-8 लाख आता है। कोस्टा हाँ, रिका में किया तो 9-10 लाख में हो जाता है। तो हुँ, जो विश्व के लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हुँ, उनमें अभी इंडिया का भी नाम आता है कि हुँ, विश्व से लोग सस्ता है इसलिए में इंडिया में आते हैं। हुँ, इंडिया में लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि ऐसा कुछ लाइसेंसिंग, ये बोर्ड, ये कंट्रोल, ये सब पेपर पे होता है। असली लाइफ में कुछ नहीं होता। असली लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कुछ भी चलता है। कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस करता है। कोई भी कुछ खुद भी बोलता है, बच्चों का स्पेशल है, हार्ट का कुछ भी बोल सकता है। उसको कोई देख करने वाला नहीं है। तो आपको जाना है वर्ड ऑफ माउथ से कि इंडिया में कोई ठीक है, बड़े सेंटर्स हैं। मैं तो किसी सेंटर को हाँ, रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इंडिया में किसी बड़े सेंटर्स है, उधर के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हज़ारों, लाखों सर्जरीज़ की है। तो हुँ, ऐसे किसी बड़े सेंटर में गए आप, ऐसा नहीं कि हुँ, बाबा थोड़ा उधर तो कॉस्ट ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। तो हुँ, थोड़ा पैसा बचाने के लिए ऐसे मामूली या घटिया सेंटर में ना जाए, हुँ, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, इन्फेक्शन का चांस है, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ। पहले तो हम दूसरे के हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, उसमें बहुत इन्फेक्शन होता था। अभी राइट, उस इंसान के हुँ, बाल खुद निकालते हैं। अभी एक प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा करके होता है, उसका हुँ, हुँ, इंजेक्शन में स्काल्प में लगा सकते हैं। वो भी हुँ, महँगा है। तो हुँ, क्या होता है ना अमेरिका में, हुँ, महँगी चीज़ हुँ, सस्ती चीज़ से अच्छी होती है, तय हुँ, है अमेरिका में, गारंटीड है, फुल टू हुँ, गारंटी डॉक्टर रवि गोडसे का, कि आप अमेरिकन बनी चीज़ कोई खरीदी आपने और राइट, अगर उसकी कीमत ज़्यादा है, हुँ, तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है, तय है। इंडिया हुँ, में क्या होता है ना, अगर हुँ, कीमत ज़्यादा है तो इसका मतलब है सिर्फ़ कीमत ज़्यादा है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हाँ, उसकी क्वालिटी भी अच्छी तो आपको बहुत परख के देखना पड़ेगा कि कौन सर्जन है, आपके किसी दोस्त गया है क्या? ऐसे किसी रामू के दोस्त का चाचा का चचेरा वगैरह ये नहीं चलेगा। आपका हाँ, कोई खुद का दोस्त गया है क्या? उनके साथ वो लोगों के क्या है? और पूरा ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, ऑनलाइन में कितना फेक होता है, एआई होता है, रोबोटिक वो जो बॉट्स होते हैं वो तो आप कोई ऐसा अच्छा क्लिनिक देखो कि हुँ, जिनका रेपुटेशन अच्छा है। फिर आप देखो कि उनका लोकेशन कैसा है, ठीक उधर है, सेंट्रल एसी है क्या? क्योंकि हुँ, एसी से भी अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं और आपको बहुत हुँ, पसीना आया, तो वो हुँ, पसीना सर्जिकल फील्ड में इंटरफियर कर सकता है। तो उधर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है क्या? डीप हुँ, एयर कंडीशन या अच्छे थिएटर्स में जाके वो अच्छा एकदम
तो एकदम मस्त एसी होता है ना, वैसा हुँ, एसी है क्या? उधर कारपेट्स है क्या? हुँ, क्लीनलीनेस कितना है? वेट टाइम कितना है? वो ओवरऑल आपको फ़ील क्या आता है? वो हुँ, वैसा ब उसका गूगल रैंकिंग क्या है? ये सब देख के आपने अगर सोच लिया कि यहाँ हेयर हुँ, ट्रांसप्लांट करना है, तो इंडिया हुँ, में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होता है और कोई नौजवान है हुँ, और करना चाहता है, तो नाउम्मीद ना हुँ, हो ये न्यूज़ देख के। से काफ़ी हुँ, हज़ारों हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं इंडिया में और हुँ, अच्छे होते हैं। और उसका खर्चा मेरे ख़्याल से पता नहीं अभी 2 या 5 हुँ। लाख में होता है इंडिया में। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सस्ता के चक्कर में भी लोगों का कम से कम जो ये जान जोखिम है वो सस्ता के चक्कर में तो नहीं हो रहा कहीं कि सस्ते में हम करवा लेते हैं, जो गारंटी दे देते यू हैं। नो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इंडिया हुँ। में ऐसा गारंटी नहीं है कि जो चीज़ महँगी है उधर पे धोखा नहीं होगा, हाँ, तो ये भी वो है। भी आपको सोचना पड़ेगा। हुँ, तो और क्या होता है ना उसका जो कॉस्ट होता है, वो हुँ, हेयर फॉलिकल मतलब पर ट्रांसप्लांट एक हुँ। पर हेयर ए यूनिट का एक कितना एक पैसा बाल है? अगर बोले तो एक हाँ, बाल। हाँ, तो हुँ, वो जो एक बाल कहते हैं, एक बाल के हुँ, साथ 3 1 या 4 बाल होते हैं, तो हाँ, ऐसा उनका जत्था होता है। तो ठीक है। जनरली 3 से 5,000 5,000 मतलब बहुत हो गया। जनरली 2,000 या 3,000 जो हम लोग डालते हैं हुँ, ट्रांसप्लांट हुँ, हुँ, तो उसमें क्या होता है, हुँ, उसमें 2 टेक्नीक होते हैं। तो हुँ, अभी ये समझ लें आप कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? हुँ, तो वो साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं कि आप कौन-सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो। हुँ, तो उसके 2 टेक्नोलॉजी है। एक को हुँ। कहते हैं एफयूई और एक को एफ़यूवी कहते हैं ठीक है। एफयूटी, हाँ, एफयूई और एफयूटी। एक्सट्रेसन वाला एफयूई जो है एक्सट्रेसन। हाँ, सो हाँ, एफयूई का खर्चा ज़्यादा होता है, एफयूटी का अच्छा। कम होता है। एफयूई का खर्चा ज़्यादा है, हाँ, लेकिन एफयूटी का सक्सेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो बाल निकाले जाते हैं, हुँ, उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन एफयूटी में बड़ा स्कार होता है और वो दिख सकता है। मतलब वो पीछे अच्छा। से लेते हैं और वहाँ हाँ, बड़ा स्कार होता है। तो हाँ, अगर पीछे के बाल किसी वजह से चले गए, तो फिर वो स्कार कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं हाँ, दिखता। हुँ, और वो जो स्कार है, जो अगर कट हाँ, करके ले हाँ, लिया एफयूटी में, तो हुँ, उसको स्टिचेस लगते हैं या स्टेपल्स लगते हैं। उनको हुँ, ठीक होने में 7 दिन या 14 दिन भी लग सकते हैं। तब तक ठीक से नहा नहीं पाते, पेट और पीठ एफ़यूवी के बल सो जल्दी? नहीं पाते, घर में हुँ, बहुत अच्छा एसी चाहिए, स्वेटिंग आया तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अच्छा। एफयूई किया, हाँ, तो उसका जो सक्सेस है, हाँ, मतलब अगर 100 आपने हेयर निकाले हो और हाँ, एफयूटी में मानो 99 चलते हैं या हाँ, 90 चलते हैं, तो हाँ, एफयूई में 85 चलेंगे, थोड़े कम चलते हैं। तो हाँ, एफयूई में थोड़े कम चलेंगे क्योंकि एफयूई में हाँ, स्कार नहीं होगा, कट नहीं लेते, वो स्काल्प में कट करके वो पूरा स्ट्रिप नहीं निकालते। वो ऐसा जो वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है ना, हाँ, वो ऐसा बालों में पीछे लगा के वो एक-एक केस खींच लेते हैं। तो उसकी अच्छा। वजह से उसका स्कारिंग भी नहीं होता और हाँ, रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो हाँ, ये करने के बाद आपको पहले ये सोचना है कि हाँ, एफयूई करना है या हाँ, एफयूटी करना है। तो अगर आप ठीक है। अमेरिका की बात कर रहे हो, तो हुँ, एफयूई अब बहुत चलता है इधर, क्योंकि डॉक्टर्स को अच्छा। बहुत एक्सपीरियंस है। हुँ, इंडिया के डॉक्टर्स मेरे ख़्याल से, मेरे जानने में हुँ, एफयूटी में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उनके हुँ, रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन मतलब स्कारिंग का धोखा है, थोड़े स्टिचेस लगते हैं, टाइम लगता है ठीक होने को, 7-8 दिन। मतलब सर ऐसा कह सकते हैं कि एफयूटी जो है, जो आपने बताया उसमें अगर स्किन के जो बाल हैं उसको सील दिया जाता है, और जो दूसरे आपने बताया एफयूई में जैसे बाल जो हम लेते हैं अगर तो किसी भी हिस्से से लिया जा सकता है, जैसे चेस्ट का हुआ या एब्डोमेन पेट का हुआ, ये दाढ़ी का भी बाल लगा सकता है कि दाढ़ी की जगह से भी बाल उठाया बियर्ड, वहां से भी एफयूई कर सकते हैं शरीर के नहीं, किसी नहीं, भी वो हिस्से से बाल। जनरली स्काल्प से ही होता है, राइट। मेरे मेरे रिसर्च में तो सिर्फ़ स्काल्प से होता है। और क्या होता है अच्छा, ना, जो जी। मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है ना, हुँ, तो उसमें यहाँ के बाल जाते हैं हाँ, और यहाँ के जाते हैं ठीक है। और ये जो है, वो रहते हैं। हुँ, तो किसी बैक को में। लगा पहले हम हाँ, 1950s और 60s में सोच रहे थे
हाँ, कि यहाँ के बाल निकाल के यहाँ लगाए तो क्या वो उधर रह पाएंगे? हाँ, राइट, कि अगर बिहार का आदमी उठा के हाँ, हमने मणिपुर में डाल दिया, हाँ, तो क्या उसको भाषा नहीं आएगी, उसका खाना अच्छा नहीं लगेगा, मौसम हुँ, अच्छा नहीं लगेगा, तो हुँ, क्या इधर वो टिक पाएगा? हुँ, तो अगर ऐसा हम लोग सोचते थे, हुँ, लेकिन हुँ, बाद में रिसर्च के बाद पता चला, वो हुँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही हुआ था रिसर्च, कि हुँ, हुँ, यहाँ के जो बाल निकाले, हुँ, हुँ, अगर बिहार से निकाले और हुँ, ये मणिपुर है, या मणिपुर में डाल दिए, तो हुँ, बिहार के बाल बिहार के तरह बिहेव करेंगे, मणिपुर की तरह नहीं। तो अच्छा, मतलब कभी गिरेंगे नहीं, वैसे के वो वैसे वो रहेंगे। खड़े हाँ, खड़ा-खड़ा सा हाँ, दिखेगा। वो वैसे ही रहेंगे। तो वो जो हुँ, पीछे के बालों का जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आगे के हाँ, बालों में आ जाएँगे। तो हाँ, इसलिए कहते हैं कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट किया, हाँ, तो 8 से 15 साल तक तो आप ठीक रहोगे। हाँ, उसके बाद में बाल थोड़े थिन होने लगेंगे, क्योंकि जो हाँ, बाकी के बाल है वो एरिया हाँ, में, ऐसा हाँ, नहीं कि पूरा बाल्ड पैच था ना, तो हुँ, हुँ, हेयर ट्रांसप्लांट तब करना चाहिए, सब पूरा बाल्ड होने के गंजा होने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही डिफिकल्ट है। ये हुँ, जो अर्ली स्टेजेस है या मिडल स्टेजेस है, हुँ, वहाँ आपने किया तो उसमें हुँ, सबसे ज़्यादा सक्सेस है। अच्छा सर, इसमें ये 2 एफयूईटी आपने बता दिया, एफयूई, लेकिन बात ये कि अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो इससे पहले किन बातों का ध्यान रखे कि वो जाए? अगर कोई सोच रहा है ऐसा कि हम करवाना चाहते हैं या फिर होना है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? करवाने से पहले और करवाने के बाद दोनों? नो मतलब करवान करवाने के बाद के पहली बात करते हैं, ओके? ठीक है। जो हाँ, आपने सुना होगा, सबने न्यूज़ पे पढ़ा होगा कि उसको इडिमा हाँ, हुआ था, मतलब जी, जी, स्वेलिंग जी, हुआ था, स्काल्प में सूजन हुई थी और हुँ, लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ा ना, हुँ, कभी-कभी मैं सोचता हूँ ये जो इंडिया के ये बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई मतलब सर्विस होती है कि कोई जरा एक ऐसा सादा-सीधा डॉक्टर ढंग से देख ले क्या लिख रहे हैं उसमें? कहते थे कि ये स्काल्प का जो स्वेलिंग है, जी, वो बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा कोई अनयूजुअल नहीं है। आपने गूगल किया तो हाँ, 50% लोगों में हाँ, स्काल्प का एडिमा होता है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मतलब यहाँ स्काल्प सूजन एडिमा, होती है हाँ, और मेरे काफ़ी पेशेंट मैं हेयर ट्रांसप्लांट को भेजता हूँ, जी, प्लास्टिक सर्जन्स के पास, और हाँ, वो मेरे संपर्क में रहते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट मेरे दोस्त हैं, हाँ, तो संपर्क में रहते हैं। तो हाँ, मेरा खुद का स्टैटिस्टिक संख्या शास्त्र तो है कि हाँ, 100% लोगों में एडिमा होता है। हाँ, अगर हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है, तो हाँ, 100% लोगों में एडिमा होता है। क्योंकि ये हाँ, जो आपका स्काल्प है, हाँ, मतलब ये जो त्वचा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो स्कल बोन जी, के ऊपर, हाँ, उसको किधर बीच में रोकने वाला अटैचमेंट नहीं है। ये स्काल्प ऐसा स्कल के ऊपर पूरा का पूरा है। हाँ, तो अगर स्काल्प में कहीं पे भी इंजुरी हुई, तो हाँ, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। हाँ, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ सूजन होती है और हाँ, अगर इधर सूजन हुई, तो हाँ, इस सूजन को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है स्काल्प में। तो वो सूजन हाँ, धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते यहाँ आएगी, फोरहेड में आएगी, फिर हाँ, यहाँ आएगी, हाँ, फिर आईलिड्स में जाएगी, आँखों के पास जाएगी और यहाँ तक भी पहुँच सकती है। और ये बहुत, बहुत कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन है। किसी अच्छे बड़े हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आपने 4000 इम्प्लांट्स किए हैं, तो हाँ, स्काल्प एडिमा तो तय है। मेरा मानना ये है कि स्काल्प एडिमा तो तय है। मतलब हाँ, अगर नहीं स्काल्प एडिमा हुआ, इसका मतलब शायद जितने ग्राफ्ट डाले हैं, उतने हाँ, डाले नहीं है, क्योंकि स्काल्प में इंजुरी होकर वो स्वेलिंग होती है। तो वो जो हाँ, एडिमा होता है, हाँ, वो एडिमा आप उसको कोल्ड पैक लगा सकते हो, आप धीरे-धीरे उसको मसाज करके कम कर सकते हो। लेकिन वो हाँ, एडिमा होना ही होना है। वो टिपिकली इमीडिएटली सर्जरी के बाद नहीं होता, हाँ, 1-2 दिन बाद चालू होता है, जब हाँ, आपकी सर्जरी 2 दिन पहले हुई हो और फिर 7 दिन तक वो बढ़ सकता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो सकता है, मतलब कम होता है। तो हाँ, कुछ लोगों में कोई अगर दूसरी बीमारी हो और हाँ, स्काल्प एडिमा के साथ उनको इन्फेक्शन हो गया, उनको अगर हाँ, बुखार आ गया, उनको ज़्यादा दर्द होने लगा, तो फिर वो तुरंत जनरल डॉक्टर में या कैजुअल्टी रूम में जाए
और देखें क्या कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं है ना, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है ना। हुँ, ये एक खबरदारी लेनी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हुँ, दूसरा क्या करना है कि वो जो प्रेशर बढ़ने नहीं देना है स्काल्प हुँ, एरिया का। सो अगर हुँ, आप कसरत करते हो, हुँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हुँ, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता आप कसरत बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज़ है अच्छा, आपको वहाँ बहुत खुजली आएगी। हुँ, अगर खुजली आती है वहाँ, तो हुँ, नाखूनों का इस्तेमाल करके वहाँ खुजाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके नाखून की वजह से जो ट्रांसप्लांट आपने बहुत पैसा डाल के जो बाल डाले, उनको ही आप मार रहे हो, तो खुजाएँ ना, हुँ, और दूसरा है कि उधर अगर स्वेटिंग हो गया, हुँ, तो जो अगर पसीना आ गया, तो वो हुँ, पसीना जब ड्राई होता है, तब वो फॉलिकल को डैमेज कर सकता है। तो अच्छे एसी में सोए, और ये करे कि वहाँ पसीना ना आए। अगर हुँ, आपने एफयूटी किया है, मतलब आपको हुँ, बड़ा स्कार है, तो हुँ, आपके स्कार के ऊपर भी ध्यान रखना है कि उधर रखे तो शायद कुछ लोगों को कुर्सियों में सोना पड़ता है। तो ये ध्यान ठीक है। रखें, ये हुँ, होने के बाद। अगर हुँ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी है जैसे कि प्रेडनिज़ोन है, मोट्रिन है, हुँ, हुँ, प्रेडनिज़ोन में तो इंडिया में कोई भी पकड़वा लेता है। लेकिन हुँ, प्रेडनिज़ोन इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कभी-कभी अच्छा होता है। लेकिन हुँ, आपके डॉक्टर के साथ बात करें, हुँ, आइब्यूप्रोफेन जिसको ब्रूफेन हुँ, कहते हैं, वो भी हुँ, देख सकता है, उससे भी एडिमा कम हो सकता है। और हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले हुँ, आप ये ज़रा बाकी का थोड़ा देख लें कि बाबा आपका वज़न ठीक है ना? यू नो हाँ, हाँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है। आपको कोई बड़ा बाकी हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ हुँ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है ना। ये एक बार आपको जनरली हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले लोग होते हैं, एफ्लुएंट ही होते हैं। तो हुँ, एक बार आपने चेक कर दिया जनरल हेल्थ चेकअप बाबा, जनरल ब्लड वर्क सब ठीक है ना, तो हुँ, वो किया तो भी अच्छा है। लेकिन हुँ। अगर आप किसी अच्छे वेल नोन डॉक्टर के पास जाए जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा हो। सर एक सवाल जो लास्ट में मेरे मतलब ज़हन में आ रहा है, एक तो साइड इफ़ेक्ट की बात हुई है और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस पे पढ़ रहा था पूरी डिटेल्स में, तो एक आया था कि किन लोगों को ज़्यादातर ये प्रभावित भी कर सकता है या फिर थोड़े सावधान रहना चाहिए। क्या डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं, इनमें कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर है तो जैसे आपने एफ़यूटी की बात की, तो एफ़यूटी तो फिर ज़्यादा डेंजरस माना जाएगा डायबिटिक पेशेंट वगैरह अगर करवाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट देखो तो? अगर डायबिटीज़ है मतलब डायबिटीज़ अर्ली है, लेट है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इंसुलिन पे है, हुँ, दवा खाते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है ना। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो हुँ, डायबिटीज़ की वजह से कौन से भी सर्जरी का जो रिस्क है, वो थोड़ा बढ़ हुँ, जाता है। लेकिन डायबिटीज़ इतना बुरा नहीं है, जितना कि हुँ, हमने सोचा था। आई थिंक हुँ, मेरा तो ऐसा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हुँ, जो मेरे काफ़ी 5,000 पेशेंट की प्रैक्टिस है, काफ़ी हुँ, यहाँ के अमेरिकन हैं, थोड़े बहुत हुँ, इंडियन हैं। हुँ, तो मेरा ख़्याल से इंडियन लोग जनरली अभी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अभी-अभी रिसेंटली डायबिटीज़ हुँ, में। तो अगर हुँ, डायबिटीज़ है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लाइक जीना ही छोड़ दें और हर चीज़ में ये सोचे कि अरे! अभी तकलीफ़ हो गए, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ हुँ, कंट्रोल में है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो किसी भी हुँ, चीज़ में आपको परेशानी होगी, उसके लिए आपको हुँ। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सर ये बाल उगने का जो टाइम ड्यूरेशन है लास्ट सवाल ये बता दीजिए कि ये टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? कोई ऐसा है कि 20% आपको 1 महीने में या 2 महीने में आएगा, बाकी के 50% 6 महीने 7 महीने में आएगा या फिर ऐसा कोई है इसमें तो कि जो नाउम्मीद ट्रांसप्लांट ना का हो, ये हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद, वो हुँ, हेयर के 2 फेजेस होते हैं। हुँ, एक को कहते हैं एनाजेन और दूसरे को हुँ, कहते हैं टीलोजेन। टीलोजेन हुँ, मतलब सोया हुआ हेयर। तो हुँ, अगर ये ट्रांसप्लांट कर दिया, हुँ, वो जो ट्रांसफर करता है उसमें सिर्फ़ फॉलिकल बचता है। वो बाल तो हुँ, गिर जाता है, सिर्फ़ हुँ, फॉलिकल बचता है और वो फॉलिकल से हेयर आके, वो झड़ के, वो नया बाल आके वहाँ, ये सब हुँ, होने को कम से कम 6 या 9 महीने लग सकते हैं। तो 6 अच्छा, महीने बाद हुँ, आप अच्छे रिज़ल्ट्स देख सकते हैं और अगर आपने ट्रांसप्लांट 1 से बार ज़्यादा किया हो, हुँ, तो दूसरे टाइम तो और ज़्यादा समय लगता है उसमें। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये है सर कि हमने इस पूरे एपिसोड में हम पूरी कोशिश की है इसकी हम एक-एक चीज़ को हमने बताया दर्शकों को आपके ज़रिए। तो कोई चीज़ जानकारी बाकी नहीं रह गई होगी अगर अधूरी हो कुछ भी अगर लगे आपके मन में सवाल आ रहा होगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और लग रहा होगा कि कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा।
क्योंकि आपके सवाल को हम ज़रूर डॉक्टर रवि सर से पूछते हैं ताकि आपको अगले एपिसोड में समझ में आ जाए। फिलहाल इस एपिसोड में डॉक्टर रवि सर ने जो कुछ बताया, उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करें, कौन करा सकता है और रिस्क ज़्यादा है या नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट से 2 लोगों की मौत हो गई भारत में, इसलिए थोड़ी-सी इसकी चिंता थी। और आपको ये एपिसोड अगर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए और हर रविवार 11 बजे ज़रूर देखिए डॉक्टर साहब स्वास्थ्य पर ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें, इससे जागरूक हो सकें। और तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।